नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि वर्तमान में सभी ग्रामों में लाडली बहना योजना प्रारंभ होने के पश्चात लाडली बहना सेना का गठन किया गया है और हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार कुछ ही दिनों में उनका एक बृहद स्तर पर सम्मेलन होने वाला है भोपाल में। और दोस्तों जैसा कि विभाग में ये जानकारी आई हुई है कि विभाग के लोग फोन लगाकर हमारी लाडली बहना सेना के सदस्यों से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या उन्हें पर्याप्त रूप से उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है कि नहीं हो चुका है। दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें हमारी पर्यवेक्षक के बाद ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाद ये जो प्रशिक्षण है वो वास्तव धरातल में उतरेगा। तो दोस्तों अब ये बात आपसे भी छुपी नहीं है कि हमारी कार्यकर्ता की क्षमता को हम हर जगह एक समान नहीं नाप सकते, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता जो लगभग रिटायरमेंट की उम्र की हैं, जो कुछ कम पढ़ी लिखी हुई हैं, पहले भर्ती हो चुकी हैं, उनके प्रशिक्षण के कौशल पर हम सभी को निर्भर होना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने शाजापुर की समस्त टीम ने मिलकर एक छोटा सा संक्षिप्त और सरल रूप में वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि ये वीडियो यदि हर कार्यकर्ता को दिखाया जाए और हर कार्यकर्ता अपनी लाडली बहना सेना के सदस्यों को प्रदर्शित करे तो अवश्य रूप से उन्हें जो जानकारी मिलनी महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है वो आधारभूत जानकारी तो उनको प्राप्त हो जाएगी। तो उसी का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अप्रिशिएट करिए, हमें मोटिवेट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और विभाग से संबंधित अन्य ऐसे ही कामों को हम आपके सामने और प्रस्तुत करके सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लाडली बहना सेना का प्रशिक्षण। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को देखना है कि लाडली बहना सेना की पृष्ठभूमि क्या है, बनी कब। तो दोस्तों जैसा कि सबको पता है कि हमारे 2-3 महीने पहले लाडली बहना योजना की जब शुरुआत हुई तो उस योजना में 23 साल से 60 साल की महिलाओं को शामिल किया गया और हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती है। उस योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वयन कर सकें के साथ में यह अवधारणा स्टार्ट हुई लाडली बहना सेना और हमारे सीएम साहब के आदेश के अनुसार लाडली बहना सेना का हर गांव में गठन किया गया। तो लाडली बहना सेना है क्या? तो लाडली बहना सेना गांवों का एक महिलाओं का समूह है जिसमें 23 से 60 साल की महिला शामिल होंगी। और वो क्या करेंगी तो दोस्तों मैं आपको बहुत सरल और बहुत कम शब्दों में सारगर्भित समझाने का प्रयास करूंगा, आपको वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये चित्र से दोस्तों ये है हमारी लाडली बहना सेना की संरचना। तो इस संरचना में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो गांव, कुछ गांव ऐसे होंगे जो 1500 से कम आबादी वाले गांव होंगे। दोस्तों कैसे होंगे? 1500 से कम आबादी वाले गांव, ठीक है। तो जो कम आबादी वाले गांव होंगे उसमें टोटल 11 सदस्य और जो दोस्तों 1500 से अधिक आबादी वाले गांव होंगे उसमें 21 सदस्य लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 11 सदस्य, इसमें 21 सदस्य, 21 में एक होगा प्रभारी, एक होगा सह प्रभारी और टोटल सदस्य होंगे 19। तो 19, 20 और 21। और इसी तरह जो 1500 से कम आबादी वाले गांव हैं तो उसमें एक होगा प्रभारी, एक होगा सह प्रभारी और सदस्य होंगे 9। तो 9, 10, 11। तो 11 सदस्य और 21 सदस्य। जो बड़े गांव है उसमें 21 सदस्य लाडली बहना सेना होगी और जो छोटे गांव है उसमें 11 सदस्य लाडली बहना सेना होगी। इसका जो मुखिया होगा सेना का कौन होगा दोस्तों? तो पहला जो मुखिया होगा वो प्रभारी होगा, उसके नीचे होगा वो सह प्रभारी होगा और बाकी सबके सब सदस्य होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल हमें स्पष्ट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है और हमें ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। लाडली बहना सेना का काम क्या होगा इस चित्र के माध्यम से हर गांव की महिला को बिल्कुल आप समझा सकते हो कि ये है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये है हमारी लाडली बहना सेना। तो लाडली बहना सेना के लोग जो इच्छुक होंगे लाडली बहना सेना बनने के लिए वो कार्यकर्ता के पास आएंगे, पंजीकृत करेंगे। कार्यकर्ता एग्जाई करके सुपरवाइजर के माध्यम से किसको दे देगी? सीडीपीओ को। सीडीपीओ क्या करेगा? नियुक्ति आदेश के माध्यम से कार्यकर्ता को बताएगा और कार्यकर्ता किसको बताएगी? लाडली बहना सेना का। हर हालत में दोनों के बीच की कड़ी कौन होगी? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसीलिए इसका पद का नाम रखा गया है समन्वयक, कोऑर्डिनेशन का काम करती है
दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगी, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को समन्वयक का पद दिया गया है। क्लियर है? अब ये लाडली बहना सेना है क्या? तो लाडली बहना सेना एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो हर गांव में होगा, चाहे वो 11 सदस्य हो, चाहे 21 सदस्य हो। ये क्या करेगा? कोई सा भी डिपार्टमेंट है दोस्तों, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला बाल विकास है, कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, राजस्व विभाग है, बैंकिंग है, प्राइवेट है, इन सब की योजनाओं और इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, फैसिलिटी, उनकी जानकारी लेगी। उनकी जानकारी लेने के पश्चात ये जानकारी गांवों में अन्य सदस्यों को भी देगी और कोई योजना चल रही है, उस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके उसका प्रयास करेगी। लेकिन ये क्रियान्वयन का प्रयास कब हो पाएगा सही ढंग से? जब इनको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होगी, और जानकारी प्राप्त होगी तभी तो ये अन्य गांव वालों को जानकारी दे पाएंगे। अभी एक सबसे बड़ी समस्या आप सभी लोग के सामने आई है कि लाडली बहना योजना के बहुत सारे हितग्राही छूट गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन लगा रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हम विलंब हो गया आधार की वजह से ये। और अगर से हर गांव में ऐसे 11 लोगों की टीम होती जो हमारी हेल्प भी करती, उन महिलाओं की भी हेल्प करती, तो मुझे लगता है दोस्तों हमारी सीएम हेल्पलाइन भी कम हो जाती और बाकी ऐसी महिलाएं जो किसी कारण से नहीं कर पाई हैं उनको हेल्प भी मिल जाती। तो उसी के लिए बनाया गया लाडली बहना सेना। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है लाडली बहना सेना का, डायरेक्ट ड्यूटी और फंक्शन है लाडली बहना सेना की कि सभी विभागों की, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, उनकी योजनाएं, दी जाने वाली सुविधाएं, सबकी जानकारी लेगी और बाकी महिलाओं को भी वो जानकारी प्रदान करेगी। डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या है? अब इससे क्या है कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, महिला सशक्तिकरण होगा, लिंग अनुपात में वृद्धि होगी और महिलाओं में और गांवों में स्व प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी, सहभागिता होगी। आप जो भी जानते हैं कि महिलाओं के इस चीज में पार्टिसिपेशन करने से बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट हिडन रिजल्ट होते हैं, वो सब किसका उद्देश्य हो जाएगा? लाडली बहना सेना का। बस इसमें हमको याद रखना है दोस्तों, इसकी जो बैठक का प्रावधान रखा गया है, तो बैठक का प्रावधान माह में एक बार, मतलब मासिक बैठक की बात की गई है। और मासिक बैठक में कब? ये बात की गई है जैसे 4 हफ्ते होते हैं महीने में, तो सेकेंड वीक में इसकी बैठक का प्रावधान रखा गया है। बस दोस्तों यही चीज को अपन को समझाना है। इस डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि लाडली बहना सेना यहां बीच पर है, ये कार्यकर्ता और ये अपना विभाग है महिला बाल विकास जो इसका गठन करता है, और ये सभी विभाग महिला बाल विकास के से लेकर सभी विभागों की जानकारी इकट्ठे करके इनको देती है। दिक्कत ये है कि इसको इन सब जानकारियां प्राप्त कहां होंगी? तो इसके लिए मुझे लगता है कि विभाग आगे भी प्रावधान करेगा, लेकिन अभी प्रारंभ में ये महिला बाल विकास को काम दिया गया है कि इनको ट्रेंड करो और सभी विभागों की मूलभूत और जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैक्रो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से इनको ट्रेंड करो, अवगत करा दो, तभी तो ये गांव में जाके कर पाएंगी। तो अभी जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं दोस्तों, वो प्रशिक्षण लाडली बहना सेना का यही है। उन्हें प्रशिक्षण में यही बताना है, उनके गठन के बारे में बस नहीं बताना है, बल्कि उनका काम क्या है ये बताना है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि सभी लाडली बहना सेना को ये आवश्यक रूप से ज्ञात होना चाहिए कि महिला बाल विकास के द्वारा दो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। पहला जो प्रशिक्षण है फर्स्ट स्टेज पहले दिया जा चुका है 1-1.5 महीना पहले, और अभी जो दिया जा रहा है वो दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये उनको पता हो। यदि कहीं से फोन वगैरह आता है, सीएम साहब के मॉनिटरिंग में है चीजें, और अगर से वहां से पता किया जाता है, तो हर लाडली सेना का सदस्य ये बता पाए कि हाँ हमारा प्रशिक्षण हो पाया है। और इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाया गया है कि अगर कहीं प्रशिक्षण में कोई कमी रह जाए तो ये वीडियो स्वतः देख के लाडली सेना का सदस्य समझ पाए कि हमारा काम क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें कहां बैठना है और हमें किसने नियुक्त किया है और हमारा पद क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो अब इनको लाडली बहना सेना को अन्य विभागों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी हम जानकारी आगे दे देंगे आपको। अब ये देखो, इसी के बारे में लाडली बहना सेना के बारे में ही छोटी चीजें हैं। 1500 से कम 11 सदस्य, 1500 से अधिक 21 सदस्य, है ना। लाडली बहना सेना की कुल संख्या में, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कम से कम 50% कौन होना चाहिए? तो कौन होना चाहिए? लाडली
बहना योजना, जो अभी लाडली बहना योजना है दोस्तों, तो लाडली बहना योजना का जो बेनिफिशियरी है, हितग्राही है, वो उसकी संख्या 50% तक होनी चाहिए और ज्यादातर हमें प्रयास करना चाहिए कि एसएचजी समूह के सदस्य भी इसमें शामिल हों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। लाडली बहना का स्वरूप और गठन क्या है, तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले लाडली बहना सेना का प्रभारी, लाडली बहना सेना का सह प्रभारी गठित किया जाएगा। और क्योंकि यह स्वेच्छा से है, कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह कुछ तो होने वाला नहीं है, तो यह मनोनीत ही किया जा सकता है ना। दूसरी बात यह है कि ये सब लाडली बहना सेना के सदस्य एक पंजी में पंजीकृत होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, फिर वो सीडीपीओ को भेजेगी, सीडीपीओ उसकी नियुक्ति आदेश जारी करेगा, बस यही है। और हां, एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि ये योजना कब चालू हुई थी, पहली जो हमारी पहली चरण था लाडली बहना सेना का, उसके बाद लाडली बहना सेना का गठन हुआ है, इसलिए पहली योजना का चरण में कितनी महिलाएं शामिल थी, 23 साल से 60 साल, इसलिए इसमें सेना में भी अभी भी 23 से 60 है। हालांकि लाडली बहना योजना के आयु में 21 साल तक का एक्सटेंशन हो चुका है कि 21 से 60 तक लाडली बहना सेना, लाडली बहना योजना के हितग्राही पात्र हैं, लेकिन अभी भी जो सेना है वो 21 ना होकर कितनी है, 23 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, अब सीधा सीधा हम बात करते हैं कि इस लाडली बहना सेना को कुछ मूलभूत योजनाओं की जानकारी हमको देनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने ही विभाग से चालू करते हैं, विभाग महिला बाल विकास। महिला बाल विकास की सबसे बृहद स्कीम जो चल रही है बहुत समय से दोस्तों, वो कौन सी चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमको थोड़ी सा अगर से देखें, मैं सरल कर दूंगा आपको, क्योंकि लिटरेचर मुझे लगता है बहुत याद रहता नहीं है, तो अगर उसको इस तरीके से ध्यान में रखोगे तो आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दो कंपोनेंट है, एक बेटी बचाओ और प्लस दूसरा है बेटी पढ़ाओ। मतलब उसका संरक्षण है, बचाना है, और फिर उसका विकास है, यानी उसको पढ़ाना है। तो बेटी बचाओ कैसे करेंगे, तो जो लिंग चयन की प्रक्रिया है वो खत्म करके उसका संरक्षण सुनिश्चित करेंगे। मतलब जब गर्भ में बच्ची आती है या बच्चा आता है, तो लैंगिक चयन प्रक्रिया समाप्त करना है, चाहे वो सोनोग्राफी से हो, चाहे एक्सरे से हो, चाहे कोई से भी हो। तो डिटेक्शन आप सेक्सुअल, जो भी आप बोले, मुझे तो शब्द भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो जो भी लैंगिक चयन की प्रक्रिया है उसको समाप्त करना है, और गर्भपात और गर्भ में मारने वाली जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करके हमको बेटियों को बचाना है। ठीक है, बेटी बच गई तो बेटी आगे बढ़ेगी, विकास करेगी। तो बालिका की शिक्षा, उनके बीच में जो भेदभाव है, जो पक्षपात है कि छोटे बच्चों को ज्यादा पढ़ने का अवसर मिलते हैं, बड़े बच्चों को कम मिलते हैं, बच्चियों को कम मिलते हैं, बच्चियों को लोकल स्कूल में पढ़ा लेते हैं, बालिकों को बाहर और विदेश तक भेजते हैं। इस टाइप का जो लैंगिक भेदभाव है उसको कम करना है, यही स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका दो कंपोनेंट और है, थोड़ी सा देख लो। बेटी बचाओ, तो बेटी बचाने में क्या करना है कि इसके लिए हमारा उद्देश्य है कि संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार। भाई, जब हम सरकारी अस्पतालों में जाके प्रसव करवाएंगे, जैसे ही गर्भधारण करते हैं तो एएनसी करवाने के लिए रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो हर महिला का गर्भ की सूचना किसको मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफिस को। और उसके बाद क्या हुआ उसकी फॉलोअप भी किसके द्वारा की जाएगी, महिला बाल विकास और मतलब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो इस तरह से जब वो एक्सपोजर में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कुरीतियां, ये जो अवैध तरीके हैं, बच्चा गिरा देना या गर्भपात करवा देना, ये कुरीतियां कम हो जाएंगी। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि इसका हेल्थ वाला पार्ट आपको पता है, संस्थागत प्रसव में मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की कमी आएगी, वो संभावना भी बढ़ जाएगी। वरना जो परंपरागत रीति से दाई और उनके मेड के द्वारा जो गांव में ही, घर में ही प्रसव हो जाता था, उसमें जान को खतरा बना रहता था, वो तो है ही। प्रतिवर्ष पहली तिमाही एएनसी पंजीकरण में वृद्धि, तो जैसे ही गर्भ का पता चलता है तभी एएनसी हो जाए और उसका अनमोल पोर्टल में दर्ज हो जाए, तो ये हो सकता है बेटियां बच जाएं और ऐसी कोई सी भी बेटी मिस ना हो। मतलब पता चले कि गर्भ था, लेकिन गर्भ के बाद इसका फॉलोअप नहीं हुआ कि वो बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ, पैदा हुआ तो लड़का हुआ लड़की हुआ, वो सब पता चल जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। पढ़ाओ विकास के लिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन, सीधी सी बात है। स्कूलिंग परसेंटेज में वृद्धि होनी चाहिए और ड्रॉप रेट में कमी होनी चाहिए।
तो ड्रॉप रेट में साला त्यागी की दर को कम करना और उनके परसेंटेज ऑफ स्कूल का जो वृद्धि करना, ये हो जाएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल उसको दो भागों में पार्ट में कर लोगे तो बिल्कुल आसान है। थोड़ी जल्दी जल्दी शायद मैं बोल रहा हूं और उसका कारण है क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है और लंबा है, लेकिन हमें कम समय पे इसको कवर करना है और बोर भी नहीं करना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना है, संरक्षण देना है एएनसी करवा के माध्यम से, संस्थागत प्रसव के माध्यम से, और उनको स्कूल में ज्यादातर नामांतरण करवाना है और स्कूल का ड्रॉप रेट जो है वो कम करवाना है। दैट्स इट। ये हो गया हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसी की योजना के लक्ष्य अपन जानते हैं दोस्तों कि लिंग अनुपात में वृद्धि होगी, संस्थागत प्रसव में सुधार होगा, एएनसी होगी, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन, महिलाओं के कौशल विकास में वृद्धि होगी, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के बीच में साला त्यागी। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, बस एक एक बार आपको रीड भी ना करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ की जो मैंने बताया कि दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए, जो दी जाने वाली योजनाएं और प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो हमारे विभाग के द्वारा कुछ फैसिलिटी भी दी जा रही है महिलाओं को, उसके बारे में भी देख लो। वन स्टॉप सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं सखी, ठीक है दोस्तों। तो देख लो वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या है। तो वन स्टॉप सेंटर में हमको कोई भी व्यक्ति जो वन स्टॉप सेंटर जानती है, इसको सखी नाम दिया गया है। तो सबसे पहले पुलिस सहायता मिल जाती है उसको, अगर उसके साथ घरेलू हिंसा कृत्य जैसे कोई काम होता है। विधिक सहायता मिल जाता है, फ्री में हम वकील करके देते हैं। कुछ दिनों तक वहां रह सकती है, 5 से 7 दिन तक वहां पर हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है। चिकित्सीय सहायता है, वहीं पर वन स्टॉप सेंटर में ही डॉक्टर आके चिकित्सा करता है और वहां पर जो महिला बाल विकास का अमला होता है वो उसको परामर्श भी देता है, चाहे वो उसके केस से संबंधित हो, चाहे वो घर से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो। तो ऐसा स्थान जहां पर ये सब सेवाएं एक साथ पीड़ित महिला को मिल जाती हैं, उसका नाम रखा गया है वन स्टॉप सेंटर, और उसको हिंदी में बोला जा रहा है सखी, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना है, इससे आगे हमें कुछ भी नहीं है। महिला हेल्पलाइन 181, तो सभी को पता है सीएम हेल्पलाइन 181 सब जानते हैं। और इसमें सरकारी विभाग में अगर कोई सेवा प्राप्त ना हुई हो, सेवा में विलंब हो रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति उसमें शिकायत कर सकता है। यही मोटे रूप से सबको पता है, पर अब इसका रूप और बढ़ गया है दोस्तों। तो इस रूप के बारे में थोड़ी सी हमको लाडली बहना सेना के सदस्यों को जानकारी देना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल जो नंबर 112 होता था पहले, तो आपातकाल के लिए अलग लगाते थे, एक्सीडेंट के लिए अलग लगाते थे, है ना, एम्बुलेंस के लिए अलग लगाते थे, पुलिस के लिए अलग लगाते थे। और कोई भी ऐसी चीजें हैं, दिव्यांगजन जो हैं तो उनको पता नहीं होता था। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, 1099, 90, महिला हेल्पलाइन नंबर, ये सब नंबर अलग अलग याद रखने पड़ते थे। अभी वर्तमान में क्या किया है कि सबको मर्ज कर दिया है, किससे, वन स्टॉप सेंटर से। चाहे महिला हो वो कोई भी नंबर याद ना रखे, सिर्फ कौन सा नंबर याद रखे दोस्तों, 181, और सीधे फोन लगा दे। अगर पुलिस सहायता चाहिए 181 में लगा दो, एम्बुलेंस चाहिए 181 में लगा दो, कोई आपातकाल में है तो 181 में लगा दो, कोई दिव्यांग है और उसको किसी भी प्रकार की समस्या है, समस्या डिफाइन नहीं करी, कोई भी समस्या है तो किस में लगा देना है, 181 में। तो हर लाडली बहना सेना को 181 की जानकारी मिलनी चाहिए, तब लाडली बहना सेना ये 181 की जानकारी अपनी गांव की अन्य महिलाओं को देगी और इसका जो वास्तविक रूप से परिणाम है वो प्राप्त होगा। शक्ति सदन दोस्तों, ये बता देता हूं मैं आपको कि जो शक्ति सदन योजना है, इसमें पहले 2 योजना चलती थी, एक स्वाधार गृह योजना और एक होती थी उज्ज्वला योजना। हालांकि उज्ज्वला योजना का जो उद्गम है कहां से है, जवाली योजना से है, कि जवाली योजना के तहत ऐसी महिलाएं जो पहले वेश्यावृत्ति वगैरह में शामिल होती थी, अवैध धंधों में शामिल होती थी, तो उनको वहां से रेस्क्यू करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करने के लिए जो योजना चलाई गई थी वो जवाली योजना है। पर दोस्तों ऐसी महिलाओं का रहवास करना, उनको पुनर्स्थापित करना इतना आसान नहीं था, इसलिए सरकार ने एक अलग से उज्ज्वला योजना चलाई थी और उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे हॉस्टलों का निर्माण किया जा रहा था। तो वास्तव में जो शक्ति सदन नाम ही है, देख लो सदन, तो सदन का मतलब क्या हुआ, घर, ठीक है। तो शक्ति सदन एक प्रकार का घर है या हॉस्टल है जहां पर उज्ज्वला योजना की जो विक्टिम्स हैं, महिलाएं हैं, और जो स्वाधार गृह की महिलाएं हैं, ठीक है। स्वाधार गृह का मतलब है
कि जिनका आधार वो स्वयं है, उनका कोई आधार नहीं है, वो निराश्रित हैं, जेल से छूटी हुई हैं, दंड भोग चुकी हैं, परित्यक्ता हैं, पति ने त्याग दिया, या बहुत सारी पुरानी परंपराएं चलती थी जिसको गांव में बहुत सारा डायन प्रथा वगैरह बोलते थे, उसकी वजह से गांव वालों ने निकाल दिया, समाज ने बहिष्कृत कर दिया, तो इनका कोई आधार नहीं था, वो स्वयं अपने खुद के लिए आधार थी। तो इसलिए उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की है सरकार ने, और इस हॉस्टल का नाम रख दिया है शक्ति सदन। पहले ये दोनों हॉस्टल अलग अलग होते थे, वर्तमान में दोनों को मिला के एक ही योजना रख दिया, नाम क्या है उसका? शक्ति सदन। शक्ति का अर्थ आपको पता है? महिला। अब देखो दूसरा आता है सखी निवास। तो दोस्तों सखी निवास क्या है? तो एग्जैक्टली सखी निवास भी एक हॉस्टल है। ये मैंने एक चित्र बना दिया है, अगर आप अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये डायग्राम दिखा देंगे तो उससे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा और उसके दिमाग में बैठ जाएगा, बार बार याद और बार बार उसको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में पहले केवल ये वर्किंग वुमेन के लिए था, ऐसी महिलाएं जो अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाके नौकरियां करती हैं। अब वो कहां रहे, कभी मकान मालिक के यहां रहे, हॉस्टल में रहे, उन असुरक्षित महसूस करती थी, तो इसके लिए सरकार ने ऐसे हॉस्टलों का निर्माण किया जहां पर केवल वर्किंग वुमेन रह सकती थी। बाद में अभी उसमें साथ में छात्राओं को भी अलॉट कर दिया है, हालांकि इसका रेशियो 70% और 30% करीब ही है, कि ज्यादातर उसमें वर्किंग वुमेन के लिए ही सीट रिजर्व है और कम सीट रिजर्व है किसके लिए? स्टूडेंटों के लिए। तो ऐसे हॉस्टलों को कहा गया है सखी निवास। तो दोस्तों याद रखना, सखी सेंटर और सखी निवास। सखी निवास हॉस्टल है वर्किंग वालों के लिए, सखी निवास क्या है, सखी सेंटर क्या है? जो अपने घरेलू हिंसा, कोई ऐसी हिंसा वगैरह होती है, उससे पीड़ित महिला को जो हेल्प मिलेगी उसके लिए वन स्टॉप सेंटर है वो सखी सेंटर। ऊषाकरण योजना, तो दोस्तों इसके बारे में बता देता हूं, शायद बहुत फास्ट हो रहा होगा पर ठीक है, अपन को बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है। तो ऊषाकरण योजना सीधा सीधा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, उस घरेलू हिंसा अधिनियम जब 6 में लागू हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए एक योजना बनाई, उस योजना का नाम है ऊषाकरण योजना। इस योजना के तहत जो उस योजना में प्रावधान था कि इस एक्ट को लागू करने के लिए एक संरक्षण अधिकारी होना चाहिए, तो महिला बाल विकास के सीडीपीओ को, परियोजना अधिकारी को संरक्षण अधिकारी का नाम दे दिया, और बाकी वन स्टॉप सेंटर जैसे सेंटर बना के उनको सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रावधान कर दिया। और यही जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको दी जाने वाली सभी सहायताओं को मिला के जो योजना नाम है बेटा, सॉरी दोस्तों, जो नाम है उस नाम को कहा गया है ऊषाकरण योजना। ठीक है, अब यहां पे देख लो कि ऊषाकरण योजना में क्या क्या शामिल है। तो ऊषाकरण योजना में सबसे पहले जैसा मैं बताया कि संरक्षण अधिकारी किसको बनाया गया है, तो परियोजना अधिकारी को बनाया गया है। दूसरा, इसके लिए एक हॉस्टल टाइप का एक ही जगह सब व्यवस्थाएं मिल जाए, वो क्या बना है? वन स्टॉप सेंटर बना है। इस वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल सुविधा, आर्थिक सुविधा, वकील की सुविधा और पुलिस की सुविधा। अगर कहीं पे आपका पति, कोई भी व्यक्ति आपके काम करने के स्थान पर आपसे हिंसा करता है, परेशान करता है, तो पुलिस को सहायता मिल सकती है। परिवार के विरोध में आप केस करना चाहते हैं, एलुमनी वगैरह लेने के लिए आप वाद दायर करना चाहते हैं, तो वकील मिल सकता है, चिकित्सीय सहायता। अगर किसी के साथ हिंसा भी हो जाती है, घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा हो जाती है, और अगर वह अपंग हो जाता है तो 40% से कम अपंगता पर 2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा मिलता है, और 40% से अधिक अपंगता पर 4 लाख रुपए को मुआवजा मिलता है। तो इस तरह से आर्थिक सहायता भी इसी अधिनियम के तहत दी गई है। और इस अधिनियम को मध्य प्रदेश ने जब लागू किया तो मध्य प्रदेश ने उस लागू करने की योजना का नाम क्या रखा है दोस्तों? तो यह है ऊषाकरण योजना। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा जानी जाने वाली 2-3 योजनाएं हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और हमारी लाडली बहना योजना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। बिल्कुल इसको थोड़ी सा देख लेंगे आप तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना जो थी 2 चरणों में स्टार्ट हुई। पहले 1.0 चल रही थी, अब 1.0 का स्थान ले लिया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। याद रखना 2 योजना नहीं है, लाडली लक्ष्मी 1.0, लाडली लक्ष्मी 2.0 ऐसा नहीं है।
जो पहले योजना चल रही थी उसको अपग्रेड कर दिया गया और उसको 2.0 बोला गया है। तो अभी जो योजना चल रही है तो 1.0 कोई योजना नहीं चल रही, अब क्या चल रही है 2.0, और इसमें ये पूरे के पूरे प्रावधान शामिल किए गए हैं, पूरे के पूरे प्रावधान। क्या प्रावधान है? 3 चीजें हैं। पहली तो छात्रवृत्ति है, दूसरा 12वीं के बाद एक मुफ्त राशि है, और तीसरा कॉलेज में फिर से छात्रवृत्ति है। 3 चीजें हैं। बिल्कुल स्पष्ट अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को करिए कि लाडली लक्ष्मी योजना में तीन स्तर पर प्रावधान किए गए हैं। आर्थिक सहायता मिलेगी, एक तो जब वो पढ़ाई करती रहेगी तब उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, जब 12वीं पहुंच जाएगी तब उसको एक मुफ्त राशि मिलेगी, और जब कॉलेज में पढ़ेगी तो फिर से छात्रवृत्ति मिलेगी। यही है लाडली लक्ष्मी योजना। जो छात्रवृत्ति है ये टोटल मिलेगी 18,000 रुपया। कितनी मिलेगी? 18,000 रुपया। 2,000, 4,000, 6,000, 6,000, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगी 18,000। जब बालिका 12वीं की परीक्षा में शामिल होगी, किस में शामिल होगी? 12वीं की परीक्षा में। याद रखना, पास फेल से कोई लेना देना नहीं है और कक्षा में प्रवेश नहीं है, बल्कि क्या है ये 12वीं की परीक्षा में जब शामिल होगी, तो 12वीं की परीक्षा में शामिल होगी तब जाके उसको एक मुफ्त राशि मिलेगी 1 लाख रुपया। लेकिन उसके साथ 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है, इसमें थोड़ी सा ध्यान रखना कि 18 वर्ष से पूर्व वो विवाह ना करे, और दूसरी शर्त है कि 21 वर्ष से पहले उसको राशि नहीं मिलेगी। 18 वर्ष से पहले वो विवाह ना करे, 12वीं की परीक्षा में शामिल हो गई हो, तब वो पात्र मानी जाएगी। लेकिन पात्र मानने के बाद भी उसको राशि कब मिलेगी? 21 साल के बाद। और अगर वो ग्रेजुएशन करती है तो ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में और ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में 12.5 मिला के 25,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी, ठीक है। और अगर ग्रेजुएशन 4 साल का है तो भी प्रथम वर्ष और केवल अंतिम वर्ष में। तो 2 किस्तों पर राशि मिलेगी 25,000 रुपया। तो 18,000, 1 लाख और 25,000। तो दोस्तों दोनों सब मिलाकर टोटल कितनी हो जाती है? 1,43,000 रुपया। तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो हमको राशि प्राप्त होती है वो क्या कितनी होती है? 1,43,000 रुपया की राशि, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हो गया दोस्तों आपको। अब आता है लाडली फ्रेंडली पंचायत। तो अभी सरकार ने कुछ पंचायतों को लाडली फ्रेंडली पंचायत घोषणा करने का प्रावधान रखा। तो उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी पंचायतें हैं जो लाडली फ्रेंडली घोषित हो सकती हैं। तो उसके नाम से दोस्तों 5। बिल्कुल आप ये चित्र देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, इसमें आपको कहीं से कहीं पैनिक नहीं होना है और ना याद रखना है। तो केवल कितने नाम से? 5। बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहला ये देखो, विवाह। उस गांव में बाल विवाह संसूचित ना हो, पहली बात है। दूसरी में कोई भी बालिका कुपोषित ना हो। तीसरी, किसी भी बालिका के प्रति अपराध दर्ज ना हो। चौथा, हर बालिका का कंप्लीट टीकाकरण हो गया हो और 100% बालिका शाला में प्रवेश ले चुकी हो, ठीक है। कोई भी ड्रॉप बालिका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 प्रावधान है। फिर बिल्कुल आराम से देख लो कि ये जो गांव है इसको लाडली फ्रेंडली पंचायत कब घोषित किया जा सकता है? जब बाल विवाह ना हो, बालिका कुपोषित ना हो, बालिका का अपराध ना गठित हो, और वहां पर सभी बालिकाओं को टीकाकरण हो गया हो, और सभी बालिका कहां जाती हो? स्कूल, ठीक है। बस छोटा सा था, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दोस्तों। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2 चरण में चालू हुई है। पहले केवल प्रथम प्रसव के लिए थी, और अब 1 अप्रैल 2022 के बाद दूसरा प्रसव जो हुआ है उसको भी पात्र कर दिया गया है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थी के रूप में। लेकिन शर्त यह है, दूसरा प्रसव क्या होनी चाहिए? बालिका। बस आप अपनी कार्यकर्ता को यह चित्र दिखाओ सबसे पहले कि कौन इस योजना में भाग ले सकता है। तो बस इतना याद रखना है कि जिसकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो वो सब इसमें पात्र हैं, ठीक है। और अगर किसी की 8 लाख से ज्यादा होती है, कुछ भी होती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब उसको शामिल करेंगे जब वो SC/ST का हो, या पूर्णतः दिव्यांग हो, जिसके पास BPL हो, जिसके पास आयुष्मान हो, जिसके पास ई-श्रम, आजकल वो संबल कार्ड भी बन गया है, और जिसके पास मनरेगा हो, और साथ में भले 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो पारिवारिक, पर अगर वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा है तो भी वो इस योजना की पात्र है,
लाभार्थी बन सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, वो कोई कार्ड धारक नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, बीपीएल नहीं है, तो उसकी परिवार की आय ही उसका निर्धारण करेगी कि वो इसके लिए पात्र है या पात्र नहीं है। क्लियर है। अब जो महिला है तो प्रथम प्रसव, और जो महिला है द्वितीय प्रसव। प्रथम प्रसव में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, सबको मिलेगा। और दूसरे प्रसव में केवल तब उसको राशि मिलेगी जब क्या पैदा होना चाहिए, बालिका, है ना। और ये तो पैदा होने के बाद ही पता चलेगा कि बालक है बालिका, इसलिए द्वितीय प्रसव की राशि केवल तब मिलती है जब वो पैदा हो जाती है, टीकाकरण हो जाता है, तब बालिका को एक मुश्त राशि में एक साथ प्रदान होती है, और इसमें 2 किस्तों में राशि प्रदान होती है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गया। अब हम आते हैं लाडली बहना सेना को, हमको आगे बताना है साइबर के बारे में। वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है साइबर क्राइम, और हर दिन ऐसे फ्रॉड, ऐसी समस्या होती है जो सबसे ज्यादा घटित होती है गांव के लोगों से, क्योंकि शहर का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी जानता है, कंप्यूटर भी जानता है, मोबाइल भी जानता है, तो बहुत सारी इन घटनाओं से वो बचा रहता है। लेकिन गांव का एक भोला भाला व्यक्ति इन छलावों से परिचित नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा इसका विक्टिम बन रहा है और सबसे ज्यादा ये परेशान हो रहा है। तो दोस्तों, लाडली बहना सेना को ऐसे अपराधों के बारे में सचेत करना बहुत आवश्यक है, और उनसे बचने के उपाय भी बताना जरूरी है। तो इसको जरूर लाडली बहना सेना को प्रशिक्षण में साइबर अपराध के बारे में हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम का मतलब सीधा सीधा है कि जहां पर साइबरनेटिक्स या कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सम्मिलित रूप से उपयोग करके उसके उपयोग से अपराध कर दिया जाए, है ना। भौतिक रूप से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब आप ये मत समझिए कि किसी ने अगर से कीबोर्ड उठा के किसी का सर फोड़ दिया, तो सर कीबोर्ड से फूटा है और वो कंप्यूटर है तो इसलिए वो साइबर क्राइम है। वो साइबर क्राइम नहीं है, बल्कि कंप्यूटर की युक्ति, एप्लीकेशंस, उनका प्रयोग करके अगर से कोई अपराध होता है तब वो कहलाता है साइबर अपराध। ठीक है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों शामिल हैं। तो कंप्यूटर और नेटवर्क मतलब, नेटवर्क का मतलब ही है युक्तियां, टेक्नोलॉजी, और उसके द्वारा किए गए निर्माण जो एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस के माध्यम से अगर से करता है तो वो साइबर अपराध कहलाया जाएगा। कैसे अपराध होते हैं, कितने प्रकार के हैं, एक चित्र में मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। एक छोटा सा चित्र दिखा के आप सभी को बता सकते हैं कि साइबर अपराध क्या है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, और भी कई प्रकार के हैं, कुछ नोन प्रकार है ये। सबसे पहला है साइबर स्टॉकिंग। तो इसका मतलब है सीधा सीधा पीछा करना, है ना, आपकी सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना, और फिर उसको माध्यम से आपको ब्लैकमेल करना, परेशान करना, यह सब कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। फाइनेंशियल फ्रॉड, सबको पता है कि कहीं से आपका ओटीपी का जुगाड़ कर लिया, पासवर्ड का जुगाड़ कर लिया और आपका बैंक बैलेंस खाली कर दिया, इसको कहते हैं अपन फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, साइबर बुलिंग और बदमाशी, इसमें हैकिंग जैसी चीजें शामिल हैं कि जहां पर आपके ईमेल को चुरा लिया, आपके व्हाट्सएप में कुछ भी अनावश्यक वीडियो, लिंक, ये सब चीजें भेज रहा है, वो साइबर बुलिंग कहलाती है। ठीक है, हैकिंग का मतलब यह है कि हैकिंग शब्द तो आपने सुना ही होगा, है ना। हाईजैकिंग बिल्कुल सुना है। तो वही मतलब है कि कंट्रोल ले लेना। तो आपका ईमेल है पर उसका कंट्रोल कोई दूसरा ले ले, तो क्या कहलाता है कि आपने हैक कर लिया, हैकिंग कर लिया। ठीक है, तो आपके सोशल साइट, आपकी आईडी, वो सब को दूसरे ने कंट्रोल में ले लिया, वो साइबर हैकिंग कहलाती है। और इसके साथ में सबसे ज्यादा जो इस समय चर्चित है पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यह भी एक अपराध, साइबर अपराध माना जाता है। ठीक है, मॉर्फिंग, मॉर्फिंग का मतलब क्या है कि चित्रों से छेड़छाड़, मतलब आजकल इतने सॉफ्टवेयर बन चुके हैं और तस्वीरों को एडिट करने के बन चुके हैं कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आप उस तस्वीर में वास्तविक हो कि वो तस्वीर में आपको कहीं लाके एडिट किया गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फोटोशॉप से लेके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सब क्या है, साइबर अपराध हैं दोस्तों। इन साइबर अपराधों से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल शॉर्टकट यही है कि सचेत रहना, बिना सोचे समझे किसी लिंक को ना खोलना, बिना पहचान की साइटों को ना जाना,
किसी भी लालच भरे प्रलोभन में मत आना कि लॉटरी लग गई, ऐसा है और तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। इन्हीं सावधानियों से ही केवल बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं हैकिंग। तो हैकिंग का बता चुका कि हैकिंग का मतलब क्या है कि दूसरे के ईमेल को अपने नियंत्रण पे ले लेना और उसका उपयोग करने लगना। दूसरे का कोई भी अकाउंट है उसको अपने नियंत्रण पे ले लेना, तो वो कहलाता है हैकिंग। ठीक है। साइबर स्टॉकिंग, इंटरनेट साधनों का उपयोग कर किसी व्यक्ति, समूह, संगठन को परेशान करना, उसको कोई चित्र भेजना, उसको बार बार धमकियां भेजना, कुछ भी अनाप शनाप चीजें भेजना, वो उसका सीधा सीधा है पीछा करना। ठीक है। मॉर्फिंग का मतलब है चित्रों से छेड़छाड़ करना, है ना। आगे आते हैं पोर्नोग्राफी। आपको पता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्रों को देखना, दिखाना। ठीक है। आपके ओटीपी के माध्यम से आपके सब चीजों को, बटुओं को खाली कर देना। ठीक है दोस्तों, अब मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि लाडली बहना सेना को हमको बताना ये है कि ये 50 प्रकार के हैं, अभी तो ये कम हैं, हर दिन नए इजाद हो रहे हैं तरीके। तो इनसे बचा कैसे जाए, इनको रोका कैसे जाए। तो सबसे ज्यादा आजकल जो फ्रॉड हो रहा है वो ओटीपी के माध्यम से हो रहा है। एक्चुअली हमारे गूगल में डबल सिक्योरिटी सिस्टम भी चलता है, लेकिन हर बैंक एक ओटीपी सिक्योरिटी के रूप में आपको भेजती है कि क्या आपने कोई आदेश दिया है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपने ही आदेश दिया है। तो आपके मोबाइल पे एक सीक्रेट नंबर भेजती है जिसको ओटीपी बोला जाता है, वन टाइम पासवर्ड। तो वो वन टाइम पासवर्ड अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए तो बैंक, संस्था या कोई भी संस्था यही मानेगी कि आपने अपनी सहमति से या तो उसे दिया है या आप ही हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा तरीका है ओटीपी ज्ञात करने का। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो किसी बहाने बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका बच्चा बीमार है, आपका मोबाइल ये हो रहा है, अभी तत्काल आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भेजिए। तो यही चीजें समझाना है कि किसी भी स्थिति में बिना श्योर हुए कि इसके किसके उद्देश्य से कौन मांग रहा है, कभी किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करना है। यही ओटीपी की शेयर ना करना, सुरक्षा करना ही आपको साइबर अपराधों से बचाएगा। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षा, हालांकि इसमें गांव में ज्यादा आपको समझाने में फायदा नहीं मिलेगा, पर फिर भी जो पढ़े लिखे हैं उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो ऑथेंटिक साइट से ही करें। ठीक है, बिना ऑथेंटिक साइट से ना करें। ठीक है। अगर आपके मोबाइल में कोई मेलवेयर आ जाता है और कोई आपको लगता है कि वायरस आ गया है, आपको कोई संदिग्ध ऐसी चीजें लग रही हैं, आप तुरंत करें, रीसेट कर लें। उसकी सेटिंग में जाके उसको परमिशन ना दें, और या तो चाहे तो अपना मोबाइल को रीसेट कर लें, पासवर्ड डाल लें। ठीक है। अगर कोई ऐप है अपने आप डाउनलोड हो रहा है तो आप तत्काल अपना मोबाइल को बंद कर दें और उसको फैक्ट्री रीसेटिंग में कर दें और पासवर्ड डालें। इस टाइप की कुछ चीजें हैं जिससे आप बच सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो पहले उसके डेवलपर को देख लें, वेरीफाइड है कि नहीं है। आप उसको देखेंगे आईफोन, तो आईफोन में तब तक कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होता ही नहीं है जब तक आईट्यून जो उसका एप्लीकेशन स्टोर है वो वेरीफाई नहीं करता, तब तक उसमें डाउनलोड ही नहीं होता। तो इसी तरह की सुरक्षा आप स्वयं भी कर सकते हैं कि पहले वेरीफाई करें फिर करें। खरीद में छूट, लॉटरी लग गई ईमेल से द्वारा, ऐसे बहुत सारे आपको प्रलोभन दिए जाएं, उन पे आप रुचि ना दिखाएं और उनको लिंक ना करें, खोलें ना, तो आप सुरक्षित रहेंगे। विशेष ऑफर से सावधान रहें। ये सब बता चुका हूं मैं कि हॉलिडे ट्रिप जीतें, पुरस्कार की राशि, है ना। अब यह है सम्मान। तो सम्मान क्या है, थोड़ी सा ये देख लेना। आपके साथ छेड़छाड़ी हो रही है, आपके चित्रों को अश्लील चित्रों में बदल के सोशल साइट में डाला जा रहा है, आप अपने दोस्तों से गोपनीय तौर से अपनी बातें कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक किया जा रहा है, तो आप क्या हो जाते हैं, बेइज्जत। ठीक है, इंसल्ट महसूस होते हैं। तो इस इंसल्ट से बचाने के लिए जो अभियान पुलिस ने चलाया है उसी अभियान को कहा जा रहा है सम्मान। पर यह पुलिस क्या कर सकती है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि ये सब चीजों को रोक ले। पुलिस केवल एक ही काम कर सकती है, अवेयरनेस। ठीक है, जागरूकता का प्रयास कर सकती है। कहते जानकारी ही सबसे बड़ा स्रोत है, तो जानकारी देने का काम जो कर रही है, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से, चाहे वो बहुत सारी जाके सेमिनार लेने के माध्यम से, सोशल साइट से लेके टीवियों में प्रसारण करके, एडवर्टाइजमेंट करके, वो जो अभियान चला रही है उसी अभियान का नाम है सम्मान। तो सम्मान के माध्यम से
सभी को बचाने का काम कर रही है इंसल्टिंग जैसी कोई भी स्थिति पैदा होने से। अब आता है जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको जो ये सबको बताना है कि चलो किसी कारण सुरक्षित रहते हुए, जागरूक रहते हुए भी अनजाने में कोई गलती हो गई और आप ऐसी कोई घटना का शिकार हो गए, तो दोस्तों क्या करें। देखो, एक ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, और सभी को ध्यान रखना है, सभी को। जैसे हमें बताया गया था साइबर सुरक्षा में कि ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या होता है। देखो, अक्सर ऐसे लोग क्या है, बहुत दूर के रहते हैं, कहीं विदेश में बैठे हैं, कहीं किसी दूसरे प्रदेश में बैठे हैं, और वहां पे अपना गिरोह काम कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, सब चल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके कोई ऐसी तस्वीरें, आपकी कोई ऐसी चीजें जिससे आप डरते हो कि सार्वजनिक ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए, वो डाल के आपको ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन किसको दिखाएंगे तब आप इंसल्ट महसूस होगे। अगर आपका कोई फोटो है और अमेरिका में दिखा रहा है, तो आपको कोई वैसे भी कोई इंसल्ट महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो अमेरिका वाला कोई पहचान नहीं रहा है। लेकिन आपके ही गांव वालों को अगर से वो फोटो, आपके अर्धनग्न फोटो वगैरह दिखाए जाए, तो आप बहुत जलील होंगे और बहुत इंसल्ट महसूस करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा कुछ भी होता है दोस्तों, तो अपनी जितनी सोशल साइट्स हैं उन तुरंत बंद कर दीजिए। जब सोशल साइट्स ही नहीं रह जाएंगे, आपके परिचित लोगों के साथ संबंध ही नहीं जाएंगे, तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और सीधा सीधा आप अपना मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए, सिम को बंद कर दीजिए या बदल दीजिए। ये पहला स्टेप है, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको बदनाम करना नहीं है, उनका उद्देश्य है आपको बदनाम करने का डर दिखा के पैसे ऐंठना, वो उनकी प्रायोरिटी है। तो अगर आपके पास डर ही नहीं होगा, तब उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत सारी साइटें हैं, और मुझे लगता है कि ये तो याद भी नहीं रहेंगी, पर अगर चाहो तो कुछ नोट भी कर लेना। पर इसमें जो याद रहने वाला जो है, वो एक नंबर है। तो इस नंबर को मेरे को लगता है जरूर सबको बताएं, और ये नंबर को याद रखें, 1930। ऐसी कोई भी घटना है तो सबसे पहले तो डरे ना, झिझके ना, क्योंकि आज अगर झिझकेंगे तो घटना बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सीधा सीधा ये हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करें। ये हेल्पलाइन के द्वारा आपको और क्या क्या स्टेप उठाने हैं वो सब भी आपको जानकारी, काउंसलिंग टाइप की जानकारी दे दी जाएगी, और आपकी कोई भी समस्या है वो हल करी जाएगी, और रिपोर्ट दर्ज करके अपराध कायम कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है हमको लाडली सेना को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के बारे में बताना है। दोस्तों, इतने विभाग हैं कि मुझे लगता है कि पूरा एक दिन भी हम बात करें, एक हफ्ते भी बात करें, तो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसे तत्काल में 2 दिन 3 दिनों में हमारी लाडली सेना को कुछ जानकारियां देनी है, उसके हिसाब से हमें स्वास्थ्य विभाग तो लेना ही पड़ेगा। तो क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास आपस में मिले जुले हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की कुछ खास चीजें हैं। सबसे पहले जो हमको पता होना चाहिए, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी पता होना चाहिए, तो वो है हमारा प्रसव पूर्व कल्याण सेवाओं की उपलब्धता हेतु रणनीति। अप्रोच क्या है इनकी, स्वास्थ्य के लिए अप्रोच क्या है। तो हमारी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की अप्रोच क्या है, मतलब अप्रोच का मतलब समझो कि स्वास्थ्य विभाग करना क्या चाहता है, क्या बीमारियां दूर करना चाहता है, क्या लोगों को हेल्थी बनाना चाहता है, कि लोगों को समझदार बनाना चाहता है। वो सब करना चाहता है, होलसेल में ऐसा सब करना चाहता है जिससे पूरी तरह से हमारा समाज स्वस्थ रहे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले तो कहां ले लो, किशोरी, तो किशोरियों का कल्याण, किशोरियों में मासिक धर्म प्रबंधन, किशोरियों में एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब किशोरियों से लेकर चालू करता है। जब दंपति हो गया तो उसको गर्भ निरोधक की पहचान, गर्भ निरोधकों का प्रयोग से लेकर, ठीक है, गर्भवती महिला की जांच, उसके होने वाले प्रसूता और गर्भधारण के समय में जांच, जो धात्री बन जाए तब उसकी काउंसलिंग और जांच, से लेके जो बच्चा पैदा होता है उसकी जांच, चाहे वो बालक हो और बालिका, ये सर्कल कंप्लीट चलाता रहता है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो जो इसकी जो अप्रोच है, विभाग का उद्देश्य है, वो इंटीग्रेटेड सर्विस है, सामूहिक सर्विस है। ठीक है, अब इसको थोड़ी सा देख लेना, इसको मैंने सरल तरीका देने का प्रयास किया है।
क्योंकि ये महिला बाल विकास से संबंधित है। प्रसव पूर्व देखभाल, ठीक है दोस्तों। तो प्रसव पूर्व मतलब बच्चा पैदा होने के पहले और गर्भ धारण करने के बाद क्या क्या सेवाएं स्वास्थ्य विभाग देता है, कैसे कैसे देता है, उसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो होता है कि एक पोर्टल है, अनमोल पोर्टल, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले गर्भ धारण करते साथ जैसे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजिस्टर में दर्ज करती है, वैसे ही एक पोर्टल में दर्ज कर लेता है स्वास्थ्य विभाग, और उस पोर्टल का नाम है अनमोल, ठीक है। तो पोर्टल में पंजीकृत हुआ और फिर पहली त्रिमास, दूसरी त्रिमास और तीसरी त्रिमास, ठीक है। तो तीनों ट्रिमेस्टर में क्या क्या प्रावधान करता है महिला बाल विकास, वो मैं थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। प्रथम तिमाही में पंजीकरण और कम से कम एक जांच अनिवार्य मानी जाती है। दूसरी तिमाह में भी एक जांच एएनसी होनी चाहिए और तीसरी त्रिमास में कम से कम 2 थर्ड और फोर्थ एएनसी, मतलब प्रसव पूर्व डॉक्टर के द्वारा जब लास्ट त्रैमास चल रहा हो तो कम से कम 2 बार जांच होनी चाहिए। जब सेकेंड त्रैमास चल रहा हो तो एक जांच होनी चाहिए, और जब प्रथम त्रैमास हो तो भी एक जांच होनी चाहिए। न्यूनतम 4 जांचें अनिवार्य मानी गई हैं। जब पहली जांच करवाओगे उसके साथ आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम की गोली और अल्बेंडाजोल, ये तीनों दी जाती हैं। ये तीनों हर महिला को दी जाती है। अल्बेंडाजोल हो, आयरन, हीमोग्लोबिन, है ना, और फॉलिक एसिड, ये गोलियां प्रदान करते हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। साथ में तीसरे त्रैमास में कहां डिलीवरी होना है उसकी टैगिंग कर लेनी चाहिए, वहां पता कर लेना चाहिए कौन सा नजदीक संस्थान है और कैसे पहुंचा जाएगा, उसके बारे में कर लेना चाहिए। जब जांच हो तो हीमोग्लोबिन के आधार पर यह देखना चाहिए कि गंभीर महिला है, हाई रिस्क महिला है या नॉर्मल महिला है। अगर वो हाई रिस्क महिला है तो एक लेडीज जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, गायनो, उससे जांच जरूर करवानी चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो 4 एएनसी तो होनी ही चाहिए। यह है हमारा प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण देखभाल। मतलब प्रसव पूर्व देखभाल तो है ही है, पर अगर एक क्वालिटी देखभाल करनी है तो यह सिस्टम को हमेशा याद रखना चाहिए, इस सिस्टम पे जांच करनी चाहिए। अब कुछ योजनाएं हैं जो सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहले देख लो दोस्तों, PMSMA, नाम तो छोड़ दो पर इतना कर लो, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग। ऐसी महिलाओं की पहचान जो जोखिम भरी है, खतरे की स्थिति में है। कैसे कि जैसे जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, और हमको पता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो बहुत सारा ब्लड स्राव होता है, रक्तस्राव होता है, तो उस समय ऐसे कम हीमोग्लोबिन महिलाओं की जान को खतरा हो सकता है, हाई रिस्क महिलाएं, ठीक है। तो इनकी पहचान करना और इनकी जांच करने के लिए सरकार ने एक योजना अपनाई है, और इसमें हर महीने की 9 तारीख को और 25 तारीख को 2 दिन होते हैं। हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को केवल इन्हीं महिलाओं की जांच का प्रावधान रखा है, ठीक है। तो इस 9 तारीख को याद रखना, जांचें करता है कौन? डॉक्टर। दूसरा, इसको याद रखना, यह योजना है जननी सुरक्षा योजना, JSY, ठीक है दोस्तों। तो इस JSY में जो महिला है, अगर वो संस्थागत प्रसव करवाती है, अस्पताल में अगर उसकी डिलीवरी होती है, तो ग्राम में अलग और शहर में अलग। शहर में अगर प्रसव होता है तो 1000 रुपए राशि मिलेगी, और गांव में अगर गांव के अस्पताल में होता है, गांव की महिला है, ग्रामीण महिला है, तो उसको 1400 रुपए की राशि मिलेगी। तो बस याद रखना है ये कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो उसको 1400 रुपए, और शहरी क्षेत्र की महिला है तो उसको 1000 रुपए संस्थागत प्रसव पे मिलता है, और इसका नाम है जननी सुरक्षा योजना, JSY। तो JSY, इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब अगर महिला को मिलेगा तो इस महिला को अटेंड करने वाली जो आशा है उसको भी मिलती है, शहर में 200 और ग्रामीण में 600 रुपए प्रदान होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलन में है, जैसे हमारी लाडली बहना योजना, और अक्सर इसकी CM हेल्पलाइन आती है, और कभी और महिला बाल विकास, और इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, और ये वाली हमारी योजना मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। तो थोड़ी सा इसको देख लो, PSY को दोस्तों।
इसमें क्या है कि जो जैसे मैंने ये चित्र में दिखाने की कोशिश किया है कि श्रमिक महिला है और गर्भवती है, ठीक है, तो ये श्रमिक महिलाओं के लिए है। श्रमिक चाहे वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हो चाहे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। संगठित असंगठित वाले का मतलब यह है कि किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, एक सही काम कर रहे हैं, वो संगठित श्रमिक कहलाते हैं। और जो ठेला वाले हैं, फेरी वाले हैं, ये क्या कहलाते हैं? असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं। तो ऐसे मजदूरों को गर्भधारण पर 16,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। कितनी राशि होती है? 16,000 रुपए। पहली किस्त में दोस्तों इसको थोड़ी सा देखो, पहली किस्त में इसको 4,000 रुपए की राशि और दूसरी किस्त में इसको 12,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो 4,000 और प्लस 12,000 ये दोनों मिला के कितने होते हैं? 16,000 रुपए की राशि। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि ये 16,000 रुपए की राशि किस में प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये किस में प्राप्त होती है आप बताओ? PSY, ठीक है, प्रसूति सहायता योजना। क्लियर है? तो ये योजना कम से कम लाडली सेना को पता होना चाहिए, और जब लाडली सेना को पता होगा तभी वो अपने गांव में दूसरे लोगों को बता पाएगी। क्लियर है? इसके बाद एक और योजना है जिसका नाम है सुमन सुरक्षित मातृत्व योजना। तो थोड़ी सा इसको देख लो दोस्तों, क्या मतलब है इसका। सुमन एक्चुअली कोई योजना नहीं है, बल्कि एक अस्पताल में एक वार्ड है, ठीक है, जहां पर बेड लगे रहते हैं। इस वार्ड की योजना का नाम क्या है? सुमन। और यहां पर एक कंट्रोल रूम भी होता है जो आपको रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद से लेकर जब तक आपके बच्चे का सही तरीके से पूरे वर्क ना हो जाए, बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक वो फॉलो अप करता रहता है। कमांड एरिया बोलते हैं उसको, कमांड कंट्रोल रूम बोलते हैं। और उस योजना को कहा जाता है सुमन। मतलब वहां जाके हाई रिस्क वाली महिला, सब महिलाओं का हर तरीके से व्यवस्था हो जाती है, चिकित्सीय व्यवस्था। तो उसका नाम रखा गया है सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, कि अगर आप यहां चले गए तो आपको ये एश्योर हो जाएगा कि डॉक्टर सब संभाल लेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो इसको कहा जाता है सुमन। क्लियर है दोस्तों? तो इतनी सारी योजनाएं हैं जो मैंने बताया, बहुत लंबा है, आप नहीं बता सकते, पर इसके माध्यम से कम 2-3 बात तो कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी लाडली सेना की हर सदस्यों को अगर ये वीडियो देखने मिले तो ये पता हो कि वो क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है और उसको करना क्या है। बहुत सारी चीजें वो ध्यान खुद देने लगेगी, कभी न्यूज़पेपर से, कभी टीवी के माध्यम से, कभी प्रचार प्रसार के माध्यम से वो खुद ग्रॉस्प करेगी बहुत सारी योजनाओं और अपने गांव वाले को बताएगी, जब उसे पता चले कि उसका काम क्या है, उसके काम के बारे में उसको बताना है। ठीक है। दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट से भी कहीं अगर से पूछा जाए कि इनका प्रशिक्षण हुआ है तो वो भी कंफर्म कर पाएगी कि हाँ, हमको इन सब चीजों की जानकारी दी गई है। मोटी मोटी साइबर क्राइम क्या है, जननी सुरक्षा योजना क्या है, श्रमिकों के लिए कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना क्या है, लाडली बहना क्या है, फ्रेंडली पंचायत क्या है, इस टाइप की जो योजना है दोस्तों, ये मैंने इस पे कवर किया है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, पॉक्सो अधिनियम से लेके बहुत सारे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। NRLM वाले हैं, मनरेगा वाला है, बहुत सारा मेरी मिट्टी मेरा देश अभी योजना चल रही है जिसमें पौधारोपण करना है। ये सब भी बताने की गुंजाइश है इसमें, लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट सा बताने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये उचित लगे तो आप आवश्यक रूप से अपनी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गांव की सभी महिलाओं को, विशेषकर लाडली सेना को ये वीडियो शेयर करें, उनको इनकी जानकारी मिले और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर आपको अन्य चीजों को भी लेकर आपको प्रस्तुत करूंगा और सरल बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।